अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। और जनाब, आज वफाकी काबीना में रद्दोबदल कर दी गई है। काफ़ी दिनों से एंटिसिपेट किया जा रहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान इसका ऐलान करेंगे और आज वज़ीर आज़म ने इसकी मंजूरी दे दी है। जो तब्दीलियाँ हुई हैं उसमें आपको बताएं कि फवाद चौधरी को वज़ीर इत्तलात और नशरियात का कलमदान दे दिया गया है। कुछ रोज़ पहले अनाउंस भी हो गया था। और उमर अयूब को वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शौकत तरीन को वफाकी वज़ीर ख़जाना बना दिया गया है। ये वजारत पहले हमाद अजहर को सौंपी गई थी कुछ ही रोज पहले। हमाद अजहर को अब विफाकी वजीर तवानाई बना दिया गया है। खुसरो बख्तियार को वजारत सनत व पैदावार सौंपी गई है। और इसी तरह हमाद अजहर वजीर तवानाई और खुसरो बख्तियार को वजारत सनत व पैदावार की जिम्मेदारी दी गई है। जैसा कि आपको बताया, शिबली फराज साहब अब साइंस और टेक्नोलॉजी का कलमदान संभालेंगे। ये जो सारी तब्दीलियां हुई हैं इसका ओवरऑल जायजा लेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमने वजारत को आज चूज किया है और उसमें ये जो तब्दीलियां हुई हैं मोर ऑफ म्यूजिकल चेयर्स के एक वजीर को हटा के दूसरे वजीर को उसकी जगह तब्दील कर दिया गया है। क्या जिस वजीर को तब्दील किया गया है वो बेहतर ऑप्शन है, किस तरह से है, अपने एनालिस्ट को जानेंगे कि वो क्या कहते हैं इसके ऊपर। तो जनाब, एक एक वजारत के ऊपर डिस्कशन के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं महमूद सरफराज साहब, बेनज़ीर शाह साहबा, इशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब। और पहली वजारत जिसको हमने डिस्कस करना है वो है सबसे अहम खजाना की वजारत, जिसके ऊपर अब से कुछ ही दिन पहले हमाद अजहर साहब को हफीज शेख साहब को हटा के लगाया गया था। अब शौकत तरीन साहब आ गए हैं। तो इशाद भट्टी साहब, शौकत तरीन साहब से मुतालिक हमने पहले भी गुफ्तगू की। नैब अपील्स हो या फिर उनका टेक्नोक्रेट होना एक फैक्ट, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं जो कि शौकत तरीन साहब के ऊपर हैं, लेकिन इस वजारत के लिए वो ही क्यों? सबसे पहले तो इमरान खान साहब को मुबारक हो एक बार फिर तब्दीलियों की। दूसरी बात, अब इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल रह गए हैं इस पूरी लिस्ट में, बाकी मेरी नज़र में कोई नहीं बचा। उनकी उम्मीद भी 2.5 सालों में है, उनका टर्न भी आ जाएगा। आसफ जरदारी साहब के मुबैना फ्रंटमैन के घर के आदमी है मतलब। और मियाँ साहब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बहुत बड़े लाडले हैं ये। डार साहब से इनका मैच पड़ गया था। डार साहब चूंकि उनके समधी थे इस वजह से ये रह गए थे, वरना मियाँ साहब इनको गाड़ी में ले लेकर फिरते रहे शुरू जब हुकूमत में आए, और इनको प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में कमरा भी दिया। और फिर इनको याद रहे कि शौकत ये जुबैर सोमरो को एक बैंक दिया था, मियाँ मोहम्मद सोमरो के वो बेटे को, और शौकत तरीन को दूसरा बैंक दिया था निजगारी से पहले रिस्ट्रक्चर करने के लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब ने। शौकत अजीज की तरह ये भी बैंकर हैं, पैसे लाना है इनका, और शौकत खानम के फंड अरेंज करने वालों में भी शामिल हैं, इसलिए इमरान खान साहब के करीब बड़े करीब हैं। बातें ज़्यादा करते हैं, अमली तौर पर कम हैं। आप खुद पर भी इल्ज़ामात काफ़ी हैं। एक अपना छोटा सा बैंक नहीं चला सके, ये इनकी बेहतरीन कारकर्दगी की मिसाल है। अब मसाइल बहुत हैं। IMF मुआहदा है जिस पे रीनेगोशिएट किए बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। ख़राब तरीन मईशत है, टैक्स, GDP, डॉलर, स्टॉक चेंज सब कुछ खसारे में है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, अवामी तवक्कुआत, तब्दीली तवक्कुआत, 2.5 साल से कम वक्त गुजर रहा है। और फिर आखिरी बात, तरीके इंसाफ कल्चर, लड़ाइयाँ, साजिशें, एक दूसरे के सामने हर्डल्स। तो मुझे नहीं लगता, मुझे शब्बर जैदी हमारे जो गब्बर भाई थे वो, और कितने आए और चले गए, मैं इनके लिए दुआ कर सकता हूँ, अल्लाह करे इस मुल्क की और हमारी आवाम की मईशत बेहतर हो, लेकिन बड़ा मुश्किल रास्ता है। और ये तो फिर मियाँ साहब और आसिफ जरदारी साहब दोनों के चहेते हैं और अब इमरान खान साहब के भी चहेते हैं। लेकिन भट्टी साहब, फिर वजह क्या है ये नहीं आपने बताया? इनको प्रेफरेंस देने की वजह क्या है ये नहीं आपने बताया? एक तो इमरान खान साहब की तबीयत, दूसरा अब इसके अलावा चॉइस हफीज शेख फारिग हो गए, असद उमर फारिग हो गए, शब्बर साहब फारिग हो गए, बाकी सारे एक एक करके फारिग हो गए। तो अब बंदे कितने बचे हैं ना, बंदे तो वो ये बचे हैं। इसके बाद मिफ्ता इस्माइल, इसके बाद कोई नहीं पीछे बचा, सबको टेस्ट करके देख लिया उन्होंने। अच्छा ठीक है, आखिर पे इमरान, लेकिन आपको नहीं लगता ये सही चॉइस है? बेनज़ीर शाह साहिबा की तरफ जाना चाहूंगी, क्योंकि बेनज़ीर ने कहा था कि हमाद अजहर से अगर कोई बेहतर ऑप्शन मिला तो हुकूमत उसको चूज करेगी। और बेनज़ीर, क्या ऐसा ही हुआ? क्या बेहतर ऑप्शन है शौकत तरीन साहब हमाद अजहर से? अलीना, कंपैरिजन हम किस बुनियाद पे करें? हमाद अजहर साहब के साथ तो मेरे ख्याल से बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। उनको आए हुए अभी 2-3 हफ्ते भी नहीं हुए, आपने उनको मिनिस्ट्री दी, आपने ले ली ना, वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाए।
तो आप किस बेसिस पे आप इसको कंपैरिजन करेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है या उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है? आप उनको टाइम तो देना। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कोई जॉब सिक्योरिटी ही नहीं है। किसी को आप मिनिस्ट्री देते हैं तो उनको पता ही नहीं है अगले दिन दूसरे दिन उनकी मिनिस्ट्री बदल जाएगी, तो वो काम भी करें तो एक वो कंफ्यूजन में ही फिरते रहते हैं, क्योंकि लीडरशिप कंफ्यूज्ड है तो मिनिस्टर्स भी कंफ्यूज फिरते रहते हैं। अब देखिए, ये छठी बार जब से पीटीआई की हुकूमत आई, ये छठी बार रद्दोबदल हुआ है काबीना में। मतलब हर साल 2 दफ़ा होता है, तो फिर किसने परफॉर्मेंस दिखानी? और हर साल हमें कहा जाता है हुकूमत ने कि इस साल देखें परफॉर्मेंस होगी, इस बार आप देखिएगा इस बार हमारी परफॉर्मेंस होगी। तो जिन्होंने परफॉर्मेंस दिखानी है उनको पता ही नहीं है उनके पास मिनिस्ट्री है या नहीं है। तो मैं तो इस पर कोई ऑप्शन नहीं लूंगी, क्योंकि मेरे ख्याल से आप किसी बेसिस पे अभी कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। ठीक है महमूद सरफराज साहबा, वक्त का मुकाबला सख्त है हुकूमत के लिए, शौकत तरीन साहब डिलीवर कर पाएंगे? देखिए अलीना, बात यह है कि पहली तो चीज़ मुझे ये नहीं समझ आ रही, इस सारी चीज़ का ये मतलब है कि पीटीआई के अंदर कोई केपेबल फाइनेंस मिनिस्टर है ही नहीं, पीटीआई एज अ पार्टी। क्योंकि असद उमर साहब लगाए थे, वो पीटीआई के थे, उनको हटा के हफीज शेख को लगा दिया। फिर हमाद अजहर साहब जो पीटीआई के, उनको लगाया, उनको यही जिस तरह बेनज़ीर ने कहा 2-3 हफ्ते भी नहीं हुए, उनको हटा के शौकत तरीन साहब को लगा दिया गया। इसका मतलब कि पीटीआई पार्टी के अंदर नहीं है कोई इस तरह का केपेबल इंसान। फिर आप ये देखें कि टेक्नोक्रेट्स, आपने पूछा भट्टी साहब से कि ज़रूरत क्या पड़ती है। ज़रूरत असल में जो है पीटीआई के अंदर के लोग, जो हुकूमत के अंदर के लोग बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि आईएमएफ के साथ नेगोशिएशंस के लिए हमारी पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो वाकई नहीं है इतने केपेबल के वो बात कर सकें। वो डीसी में लोगों को जानते नहीं है, वो बड़े बड़े ये इंस्टीट्यूशन में, वर्ल्ड बैंक वगैरह में लोगों को जानते नहीं है। तो हफीज शेख साहब या शौकत तरीन साहब का एज ये होता है कि जी वो बैठकर उनसे बात कर सकते हो कि इन्होंने काम किया हुआ है उन लोगों के साथ। फिर शौकत तरीन साहब का चलो ये ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी के दौर में भी इन्होंने काफ़ी बेहतर की थी इकॉनमी, यानी कि जितनी मुश्किलात चल रही थी उसके बावजूद इन्होंने डिलीवर किया था। लेकिन बात वही है कि हम कंपेयर कैसे करें हमाद अजहर साहब की 2-3 हफ्ते की परफॉर्मेंस से, और शौकत तरीन साहब एक पहले रह चुके हैं, और अब जब जितनी भी देर वो रहेंगे, जितनी भी देर ये हुकूमत उनको रहने देती है और उनको अगर तब्दील नहीं करती, तो कंपैरिजन इसमें तो कोई ऑप्शन लिया ही नहीं जा सकता। हमें क्या पता कौन बेहतर परफॉर्म करेगा। हमाद अजहर साहब को दिया था टाइम इन्होंने परफॉर्म करने के लिए। नहीं, हम सच उन दोनों को कंपेयर नहीं करें, लेकिन इस वजारत के लिए कौन बेहतर साबित होता है उस पर जांच रहे हैं। नहीं देखिए, फिर बेहतर तो मेरे ख्याल में हो सकता है कि शौकत तरीन साहब ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो हमाद अजहर साहब से, लेकिन बात वही है कि इट्स नॉट राइट, क्योंकि आपने हमाद अजहर साहब को कितनी देर दिया है टाइम, हम किस चीज के ऊपर उनको जज करें? मतलब उनको वक्त ही नहीं मिला परफॉर्म करने के लिए। इज अ यंग गाय, उनको अभी करने देते कुछ चीजें, उनको आपने हटा के दूसरी में बिठा दिया। और शौकत तरीन साहब भी, मजहर अब्बास साहब, अलीना, शौकत तरीन साहब भी तो सिर्फ 6 महीने के लिए, मजहर साहब जी बेनजीर, मैं कह रही हूँ शौकत तरीन साहब को भी तो 6 महीने के लिए लाया गया है ना, वो फेडरल मिनिस्टर 6 महीने के लिए बनेंगे। उसके बाद का क्या प्लान है? आप उनको सेनेट का इलेक्शन लड़ाएंगे या कोई नेशनल असेंबली की सीट का इलेक्शन लड़ाएंगे? उसके बाद का क्या प्लान है पता नहीं। तो हो सकता है 6 महीने बाद हम किसी और से कंपेरिजन कर रहे हो। हाँ एग्जैक्टली मैं मजहर अब्बास साहब की तरफ यही सवाल लेके जाना चाहती थी। मजहर साहब, आप कंफ्यूजन की हमेशा बात करते हैं, शौकत तरीन साहब का नाम तो सामने आ गया, लेकिन इसमें भी बहुत सारी कंफ्यूजन। देखिए अभी जिस तरह नौकरी मिलती है ना, उसमें 90 रोज होता है प्रोबेशनरी पीरियड, तो वो उसको कंप्लीट करने से पहले ही ट्रांसफर हो जाता है। तो अब ये पता नहीं शौकत तरीन साहब का ट्रांसफर कब होगा, क्योंकि अब तो ट्रांसफर पोस्टिंग होती है जिस तरह काबीना में होती है। दूसरी बात ये कि क्या शौकत तरीन साहब का जो नैब वाला मसला था वो हल हो गया है, या उन्हें यकीन दिला दिया गया है कि वो मसला हल हो गया है? और क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि जब तक ये मसला हल नहीं होगा मैं ये वजारत नहीं कबूल करूंगा। तो अभी तो हमें नहीं पता कि कल पता चला शौकत तरीन साहब का रद्द-ए-अमल सामने आ जाए कि जी अभी तो मैं नहीं बन रहा। तो पहले तो ये क्लियर होती, क्लैरिटी नहीं है इस हुकूमत में किसी भी वजारत में। अभी हमाद अजहर को चांस देना चाहिए था, हमाद अजहर से कंटिन्यू रखना चाहिए था, देखते 6 महीने देखते कि वो कितना परफॉर्मेंस करते हैं। यहाँ प्रॉब्लम यही हो रहा है कि अभी वो ख़जाने का, अभी जाके शौकत तरीन ख़जाने की चाबी हाथ में ही लेंगे तो उधर पहुँचेंगे तो पता चलेगा कि जी कोई नया वज़ीर ख़जाना आ गया। इस हुकूमत में यही हो रहा है, ये चौथे वज़ीर ख़जाना हैं। अब 6 महीने बाद हो सकता है कि कोई एक नया वज़ीर ख़जाना आ जाए। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो अभी 2-2.5 साल जो रह गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि 11 तो हो जाएंगे वज़ीर ख़जाना, अगर गलत नहीं हूँ मैं। तो मेरा ख्याल है जब तक ऊपर के टॉप के लेवल पे 11 वज़ीर ख़जाना करने की मुतहम्मिल हो सकता है पाकिस्तान, एवरेज रेट जिस तरह से मईशत चल रही है सर। तो हो ही रहे ना, हो रहे हैं। आप देखिए ना, तजुर्बात हो रहे हैं, बेहतरीन तजुर्बात हो रहे हैं।
तो उसमें एक नया तजुर्बा, फिर एक नया तजुर्बा, फिर एक नया तजुर्बा, और उसके बाद जो अगला इलेक्शन होगा उसमें इमरान खान कहेंगे कि अब मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया है, अब देखें मैं कैसी काबीना लेकर आता हूं। अच्छा जी, काबीना की हम बात कर रहे हैं। मजहर अब्बास साहब कहते हैं हमाद अजहर को एक चांस देना चाहिए था, लेकिन जनाब जो रद्दोबदल हुई, एक वजीर ऐसे हैं जिनको पहले भी इसी वजारत के ऊपर चांस दिया गया, अब एक और उनको चांस मिल रहा है। वजारत कौन सी है, क्या मजीद इन तब्दीलियों की वजह है, क्या पीछे चल रहा है, अपने एनालिस्ट से जानेंगे एक ब्रेक के बाद। काबीना में रद्दोबदल की हम बातचीत कर रहे हैं और अब जो कलमदान हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इत्तलात का। जनाब फवाद चौधरी साहब एक बार फिर वजीर इत्तलात की हैसियत से वापस आ गए हैं। शिबली फराज साहब उनकी जगह पहले थे, अब उनको साइंस और टेक्नोलॉजी दे दी गई है। महमूद सरफराज साहब, फवाद चौधरी साहब दोबारा आए हैं, वजह क्या है दोबारा फवाद चौधरी साहब को निकालने की? क्योंकि पहले तो उनको हटा दिया गया था इस वजारत से। ये लीना, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें कि वो आप इत्तलात पे आ गई हैं। इत्तलात देखिए, बात यह है कि अलीना, ये बात सब लोग पहले दिन से ही कहते थे कि फवाद चौधरी साहब से बेहतर वजीर इत्तलात कोई भी नहीं होगा पीटीआई के अंदर। और इसीलिए जब उनकी एक दो मिनिस्ट्रीज़ के बारे में कहा जाता था, एक मिनिस्ट्री कहा जाता था असद उमर साहब की कि उनको फाइनेंस देगी जब हुकूमत आई थी, और दूसरी कहते थे कि ये भी पता था कि फवाद को इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री मिलनी है। लेकिन हुआ क्या, जब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने तो उधर उनको जाकर ये पता चला कि सिवाय स्पोक्स पर्सन के काम के अलावा जो मेजर काम जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, खासतौर पे जो ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड है, यानी पीटीवी है, बाकी जो चीज़ें जिसके अंदर चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, जिसके अंदर वो बेहतर टेक्नोलॉजी, बेहतर चीज़ें करना चाहते थे, वहाँ उनके पास पावर ही नहीं थी। वहाँ पर बहुत सारे पावर सेक्टर्स हैं इस मिनिस्ट्री के भी अंदर, तो इसलिए उन्होंने उस वक्त जो एक्चुअली जो छोड़ने की भी वजह साबित हुई थी वो फवाद साहब की यही थी कि वो खुश नहीं थे अपनी मिनिस्ट्री के अंदर, कि वो कहते जब मैं पूरी तरह एम्पावर्ड नहीं हूं तो मैंने फिर इसके अंदर क्या करना है। तो इसीलिए अब जब उनको बनाया तो आई होप कि, अब खैर मुझे तो नहीं पता, आज तो खैर वैसे ही इंटरनेट माशाल्लाह से बंद था, ना कोई बंदा पूछ सका जिस टाइम ये आया है सब कुछ, कि आपको क्या पूरी तरह एम्पावर किया गया है कि नहीं, लेकिन आई होप कि उनको पूरी तरह एम्पावर किया जाए, क्योंकि उन्होंने एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसी मिनिस्ट्री, जो कि हमें पता भी नहीं होता था पिछले साइंस मिनिस्टर्स कौन थे, फवाद चौधरी साहब ने उसको भी न्यूज में भी रखा और उधर काम भी बेतहाशा किया। वो एक काम करने वाले बंदे हैं। ये जो चीज है तो फवाद साहब, इसको भी हम डिस्कस करते हैं अगली वजारत में, साइंस और टेक्नोलॉजी है। इरशाद भट्टी साहब से पहले मैं पूछना चाहूंगी, भट्टी साहब पहले हटा दिया गया, अब लेके आए फवाद चौधरी साहब को दोबारा, क्या आपको लगता है फवाद चौधरी साहब बाइख्तियार वजीर इत्तलात होंगे अब, जैसे उनकी पहले रिजर्वेशंस थी? देखिए मैडम शेख, जो पहले हटाया था गलत फैसला था, वो बिल्कुल गलत फैसला था, नहीं हटाना चाहिए था। शिबली फराज हमारे दोस्त हैं, भाइयों जैसे हैं। शिबली फराज साहब का जो हालात चल रहे हैं इसमें टेम्परामेंट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, फवाद साहब के एक तो जो मैमल ने बताया कि पीटीवी, रेडियो, बाकी सारे जो करना चाहते थे वो नहीं पाकर, कहीं इमरान खान साहब के ज़ाती दोस्त बैठे हुए थे, अरशद खान तो जाकर खान तो फलाना खान तो फलाना खान, कहीं यूनियन का उनको कर दिया गया, कहीं आगे मुदाखलत कर दी गई, और फिर बहुत सारे एडवाइज़र, पहले फिरदौस आशिक अवान साहबा भी थी, और भी सारे बहुत सारे एडवाइज़र भी साथ थे, यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब, बाकी और काफ़ी लोग जो मुदाखलत कर रहे थे, मुदाखलत भी उनके लिए थी और बाइख्तियार भी नहीं थे। अब बाइख्तियार भी होना चाहिए, मुदाखलत भी नहीं होनी चाहिए, और उनको वक्त मिलना चाहिए, ताकि फवाद चौधरी साहब ने हमसे वादा किया हुआ है कि पीटीवी को बीबीसी की तर्ज पर वो चलाएंगे, रेडियो और पीटीवी को, तो अल्लाह करे ये हो जाए, ये हमारा बहुत बड़ा असासा है, अल्लाह करे वो ये कर जाएं, और मेरी दुआएं हैं फवाद चौधरी साहब के साथ, ये अच्छी चॉइस है। ठीक है, मजहर अब्बास साहब। देखिए, फवाद चौधरी साहब की दो ख्वाहिशात थी, एक वजीर आला पंजाब बनना और दूसरा वजीर दाखिला बनना। वजीर आला पंजाब की राह में जो रुकावट आई वो भट्टी साहब बेहतर जानते हैं। भट्टी साहब वजीर दाखिला बनना चाह रहे थे वो, उसमें उनकी रोशन ख्याली आड़े आ गई, उनकी रोशन ख्याली आड़े आ गई कि जी ये बहुत ज़्यादा इस तरह की पोजीशंस लेते हैं जिससे हुकूमत के लिए मुश्किल होती है, तो लिहाजा ऐसी वजारत उनको दी गई है कि जहाँ, क्योंकि वो ज़ाहिर एक पुराने सियासी वर्कर हैं, अच्छा बोलते हैं, अब कन्विंसिंग बात करते हैं,
लिहाजा इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री दी गई, लेकिन इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में जो चीज़ होने जा रही है आगे, उसमें किस हद तक वो एम्पावर रहेंगे, किस हद तक वो पावरफुल रहेंगे, ये अभी देखना हमें बाकी है। बाकी ये बीबीसी वगैरह छोड़ दें, ये हमारी ख्वाहिशात जरूर थी कि बीबीसी मॉडल बनेगा। ये आप उस तरफ इशारा करें जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग को अलग अलग करने जा रहे हैं, जो उसके ऊपर गौर हो रहा है। और मजहर साहब का तो ये भी नहीं, और भी बहुत सी चीजें हो रही हैं जिसका हम जिक्र नहीं कर सकते ना। अच्छा अच्छा, एक मिनट भट्टी साहब, मजहर साहब का तज्जिया पहले कंप्लीट होने दें। बिलीव है इस चीज पर कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मेरा तो इस पे फर्म बिलीव है, जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है इसमें। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिसइंफॉर्मेशन रही है, इसकी रेलेवेंस खत्म हो गई है। पीटीवी की आपने रेलेवेंस खत्म कर दी है। इतना नेशनल इंस्टीट्यूशंस होता था, उसको आपने मज़हर साहब आगे क्या होने जा रहा है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे? गवर्नमेंट हो या पिछली गवर्नमेंट्स हो, तो मैंने ये कहा ना कि बेहतर है कि इस बात को आप डिस्कस ना करें, क्योंकि बहुत कुछ होने जा रहा है। अच्छा चलिए ठीक है। बेनज़ीर शाह साहिबा आप बताएं, ये फवाद चौधरी साहब वापस आ गए हैं वजारत इत्तलात में, कैसा लग रहा है आपको? अलीना, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि मैं कैसे इन सवालों का जवाब दूं, क्योंकि मुझे वजह नहीं पता कि उनको पहले हटाया क्यों गया और फिर उनको वापस क्यों लाया गया, या शिबली फराज साहब को क्यों हटाया गया। क्या उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो हमें बताएं कि परफॉर्मेंस सही नहीं थी, इस वजह से ये रद्दोबदल हो रहा है, क्योंकि वजह नहीं पता। या हमें ये बताएं कि गुलाम सरवर साहब के पास अभी तक मिनिस्ट्री क्यों है, उनकी परफॉर्मेंस ठीक है। तो जब तक ये वजह नहीं, हमें ये रीजंस नहीं हमें पता होंगे, हम इन पे कैसे कमेंट कर सकते हैं कि किसको वापस लाए, ये मिनिस्ट्री के लिए ठीक होंगे या नहीं होंगे, या अब वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकेंगे। पहले वो सही परफॉर्मेंस शायद नहीं दिखा रहे थे। तो ये बेनज़ीर, उसके लिए हम सहाफ़ी बैठे हैं ना, हमारे भट्टी साहब, मज़हर साहब, महमल, माशाल्लाह आप खुद अंदर की बातें निकाल के बाहर लाते हैं और वजूहात हमें बताते हैं कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हुआ, इसीलिए हम आपसे छोटे छोटे सवाल करते रहते हैं। मैडम अच्छा जी भट्टी साहब। मैडम शेख, ये बेनज़ीर शाह साहबा पता नहीं क्यों इतनी परेशान है कि भाई इमरान खान साहब को इतने मसला नहीं होता रीजन का, लॉजिक का। हाँ, वैसे ये भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, मैं कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रही हूँ। ये एक जवाब देने के लिए रीजन, आप इमरान खान साहब पहले बेनज़ीर शाह साहबा के साथ बैठे, इनको रीजन दिया करें कि इस वजह से मैं बदल रहा हूँ, फिर ये ताकि आप रिपोर्ट कार्ड में ये बता सकें। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पे हंसे बंदा सर पकड़ के बैठ जाए, क्या करें? मैं कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रही हूँ इस इशू को। वजीर आजम भी शायद इस इशू को इतना सीरियस नहीं ले रहे। अभी 2 महीने बाद, भाई कप्तान 2 महीने बाद दोबारा तब्दीली होनी है, फिर क्या रीजन लेंगे? वो तो पूछ रही है रीजन भट्टी साहब, यही तो वो कह रही है, कोई रीजन ही बता दें। आप ही बता दें। नहीं कोई रीजन तो भट्टी साहब भी कह रहे हैं ना कोई रीजन नहीं। ऐसी सब उठते हैं और कहते हैं चले ये मिनिस्ट्री इनको दे दें और ये मिनिस्ट्री इनको दे दें। रद्दोबदल, रीशफलिंग। ये तब्दीली सरकार है, ये तब्दीली सरकार, ये तब्दीली सरकार है, तब्दीली चलती अच्छा, तो ये तब्दीली सरकार जो है पंजाब में क्यों नहीं कोई तब्दीली करती? भट्टी साहब का ना बहुत वो, ये साथ मजहर साहब से पूछे, मैं तो हाँ जी भट्टी साहब, उनका वीक पॉइंट है बेचारे भट्टी। नहीं, ये भट्टी साहब जवाब देंगे। भट्टी साहब, ये पंजाब में क्यों नहीं तब्दीली होती? भट्टी साहब इसका नहीं अलीना, इसका ये इसका कोई वो है दुनियावी के साथ साथ किसी और दुनिया से भी ताल्लुक है। अच्छा मज़हर साहब, देखिए इन तब्दीलियों का वाहिद रीजन ये है कि इसका कोई रीजन नहीं है। इन तब्दीलियों का वाहिद रीजन है कि कोई रीजन नहीं है। अच्छा, कोई रीजन। मज़हर साहब, अब जब शिबली फराज साहब का जिक्र चला है तो ये बता दें कि शिबली फराज साहब साइंस एंड टेक की वजारत में सही ऑप्शन होंगे वो वहां पर? अब इस पे भी बेनज़ीर साहबा कहेंगी कि अब मुझे क्या पता। फवाद चौधरी साहब मुझसे तो पूछा ही नहीं। साइंस उन्होंने और अपने ख्यालात से टेक्नोलॉजी को स्टोर से निकाल के लाए थे। देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री को स्टोर से निकाल के लाए थे, अब फैसला हुआ है कि इसे वापस स्टोर में रख दिया जाए। उफ, बेनज़ीर नहीं, मेरे ख्याल से इधर भट्टी साहब जैसे बात कर रहे थे कि शिबली फराज साहब का जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में टेम्परामेंट का एक था प्रॉब्लम। अक्सर जब हम सहाफ़ी भी उनसे कमेंट्स लेने की कोशिश करते थे स्टोरी में, तो बड़ा हम लोगों को प्रॉब्लम होता था और एक उनका बायस भी नज़र आता था कभी कभी मीडिया के ख़िलाफ़। तो मेरे ख्याल से कि ये बात बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब की कि उनका एक टेम्परामेंट का प्रॉब्लम था इस मिनिस्ट्री में। तो हो सकता है ये मिनिस्ट्री उनके लिए बेहतर साबित हो। 2 साल हैं।
अच्छा, लेकिन महमल, जैसे हमने इसके ऊपर पहले भी बात की थी, फवाद चौधरी साहब ने तो साइंस एंड टेक पे रहते हुए बड़े मंसूबे भी शुरू किए, नेटफ्लिक्स की तर्ज पे एक OTP शुरू करने जा रहे थे, फिर दीगर मंसूबे शुरू किए हुए थे। शिबली फराज साहब उन्हीं एक्सपेक्टेशंस को आगे बढ़ा पाएंगे, इफ नॉट उससे ज्यादा कुछ करें? देखिए, शिबली साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। एक उनको फ़ायदा ज़रूर होगा कि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा इस मिनिस्ट्री में आने के बाद। हमने देखा इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में तो शिबली साहब के साथ जो हो रहा था ना, तो उनका ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल था। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जिस तरह मैंने पहले भी कहा अलीना, कि फवाद साहब ने बहुत सारे मंसूबे भी स्टार्ट किए। उन्होंने एक ऐसी मिनिस्ट्री, जिस तरह अभी मजहर साहब ने भी कहा कि स्टोर में थी एक मिनिस्ट्री, उसको उन्होंने लाइमलाइट में लिया है। फिर वो काम भी काफ़ी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी करे। आई होप कि शिबली साहब जो है वही प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू करें और बल्कि बेहतर मजीद करें। लेकिन ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या वो बेहतर ऑप्शन है कि नहीं। लेकिन शिबली साहब आई होप कि इसके अंदर जो है थोड़ा वो ज़्यादा मतलब कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से बेहतर जो है वो इधर डील कर सकेंगे। ठीक है इरशाद भट्टी साहब, वैसे मासूमाना सवाल, वजारत देना इतना क्यों ज़रूरी है? वैसे जनरली वो सेनेटर हैं, अब अकोमोडेट हो जाएंगे, उनकी आवाज़ भी होगी, एक अच्छी तरह बोलते भी हैं, वो भी सुनी जाएगी। वजारत इतनी इंपॉर्टेंट क्यों? मैडम शेख, उसके साथ गाड़ी होती है, गाड़ी के ऊपर एक झंडा होता है, एक ख्वाब होता है कि साबिक वफाकी वज़ीर, और मतलब ये काबीना में भी वज़ीरों को बुलाया जाता है, इमरान खान साहब से मुलाकात भी हो जाया करती है। और दूसरी बात है, वज़ीर का वज़ीर होता है मैडम शेख। अब इसके अलावा यानी कितने रीज़न दूं मैं? डिग्री होती है, वैसे वज़ीर होता है। वज़ीर होता है कि कितने रीज़न मैं दूं एक वज़ीर के? बड़ा ही मासूमाना सवाल था, आज तो मैं भी हैरान रह गया हूँ। अच्छा, बात सिर्फ आखिरी बात सर, हम तो तब्दीलियों के ऊपर हैरान रह गए। शिबली साहब पढ़े लिखे आदमी हैं सर, हम तो तब्दीलियों के ऊपर हैरान रह गए सर। हाँ, उनको कोई इस तरह की वजारत मिलनी चाहिए थी जिसमें वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। अच्छा। कोई इस तरह, और ये जैसे वो एनर्जी पे उन्होंने बड़ा काम किया था जब वो हुआ करते थे अपोजिशन में या सिर्फ सेनेटर थे। हाँ। इसी तरह और बड़ा वो तहकीक, हाँ, पीछे बड़ा वो पेपर वर्क, थीसिस वगैरह ये वो तैयार कर करके इमरान खान साहब को दे दिया करते थे। ठीक है, तो अल्लाह करे वो फवाद चौधरी साहब के टेम्परामेंट पे इस वजारत को चला लें। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक होती है, उसके बाद आके बाकी वजारतें वीडियो। जनाब, अगले वजीर हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, खुसरो बख्तियार साहब, और उनसे इक्तसादी उमूर की वजारत लेकर अब वो हैं वजारत सनत व पैदावार के वजीर। तो ये जो अब तब्दीली हुई है और सनत व पैदावार की वजारत दी गई है, खुसरो बख्तियार साहब खुसूसी तौर पर हमारे नुमाइंदे हैं। जाहिद गिशकोरी साहब, उन्होंने कुछ रोज़ पहले हमें बताया भी, और शुगर माफिया की रिपोर्ट में भी खुसरो बख्तियार साहब और उनकी फैमिली का नाम आया। फिर कुछ रोज़ पहले जाहिद गिशकोरी साहब ने भी बताया कि इससे मुतल्लिक तहकीकात हो रही हैं और शेयर होल्डर्स निकले हैं खुसरो बख्तियार साहब भी अपनी फैमिली में। तो ये भट्टी साहब, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की निशानदही हुई है उसके बावजूद काबीना में एक खुसरो बख्तियार साहब को सीट मिलना सही है? बिल्कुल भी नहीं ठीक मैडम शेख। शुगर कमीशन रिपोर्ट में मजहर साहब और सारों के माजरत के साथ उस्मान बुजदार को अब तक नहीं होना चाहिए था। अगर शुगर कमीशन रिपोर्ट पर ही अमल किया जाता, असद उमर साहब को नहीं होना चाहिए था, रज़ाक दाऊद साहब को नहीं होना चाहिए था, और खुसरो बख्तियार के भाई हाशिम जवां बख्श जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको नहीं होना चाहिए था। आप देखें ना, उस्मान बुजदार ने वर्बल आर्डर दे दिया मिनट से पहले ही। असद उमर साहब ने क्या किया? हाशिम जवां बख्श वजीर खजाना थे, खुद ही चेक और वो सारा, तो ये नहीं होना चाहिए। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि हाशिम जवां बख्श साहब आजकल बड़े फेवरेट कैंडिडेट हैं वजारत आला पंजाब के बने हुए, और ये सब्सिडी और शुगर वाला रोला पड़ गया दरमियान में। और दूसरी तरफ खुसरो बख्तियार साहब, इससे पहले भी उनकी वजारत बदली थी, वो पता नहीं एक और जगह पे थे, वहां से उनको ला के इधर ले आए, इधर से उठा के उधर ले आए। इमरान खान साहब को चूंकि पसंद बड़े हैं, साथ रखना चाहते हैं, वरना बात पहली वजारत की कारकर्दगी देख लें क्या हुई, दूसरी वजारत की कारकर्दगी देख लें क्या हुई, तीसरी वजारत की कारकर्दगी आप देख लें क्या होगी। तो ये परफॉर्मेंस पे नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, और जिन पर इल्जामात हैं, जैसे शौकत तरीन साहब पर भी इल्जामात हैं, इन पर भी, खुसरो बख्तियार साहब पर भी। और इनका सबसे बड़ा फेमस वो था कि जो लाहौर की इंक्वायरी नैब की मुल्तान, और मुल्तान से इंक्वायरी लाहौर, और लाहौर से फिर वो कोर्ट में चले गए,
और फिर 3 महीने बाद करेंगे और फिर वो ये होगा। तो ये सारी चीजें इनके साथ हैं, असासे इनके बहुत ज्यादा बड़े मुबैना तौर पर, इतने ज्यादा बड़े, इसके अलावा भी बड़े इल्जामात हैं मुबैना तौर पर इन पर। तो ये वाकई एक अच्छी चॉइस कहीं भी नहीं थे। बाकी जनूबी सूबा पंजाब के सरगर्म रुकन है, सूबा बनना नहीं बनना इनकी किस्मत बन गई है। ठीक है जी, मेमल आपकी तरफ ये सवाल लेके आना चाहूंगी। जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं, लेकिन वजीर आज़म इमरान खान का भी कल परसों हमने बयान डिस्कस किया जिसमें वो कहते हैं पहले मुझे इदराक नहीं था, लेकिन अब तो पता चल गया है, अब तो तहकीकात सामने आ रही हैं चीजें, फिर भी ऐसे लोगों को अपनी काबीना में शामिल करना। देखिए अलीना, पहली चीज़ तो ये है कि उन्हें जो अदराक है उसके अंदर भी हमने उस दिन यही बात की थी आपकी शुगर वाले सवाल के ऊपर ही, कि लग ऐसे रहा है कि सिर्फ एक शख्स के पीछे जा रहे हैं और जो लोग अपनी काबीना में, अपनी हुकूमत, अपनी पार्टी के अंदर हैं उनके ऊपर जो है वो उस किस्म की कोई तहकीकात या वो वाली चीज़ें जो है उस तरह से टारगेट नहीं किया जा रहा। दूसरी चीज़ भट्टी साहब ने एक्चुअली बता दी है वजह यही है कि एक रेजर थिन मेजॉरिटी से आप पंजाब में भी हैं, आप फेडरल गवर्नमेंट में भी हैं, आपको ज़रूरत है खुसरो बख्तियार साहब की, उनके साथ और उनके जो साथी हैं उनकी वजह से आपकी हुकूमत चल रही है, क्योंकि ये आपके एलाइज हैं। तो आप इनको किस तरीके से नाराज कर सकते हैं? तो अगर नाराजगी मोल लेंगे तो फिर जाहिर बात है हुकूमत को भी परेशानी होगी। एक तरफ जहांगीर तरीन साहब ने अपना पावर शो किया, उन्होंने दिखाया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, दूसरी तरफ जो है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के अंदर हैं खुसरो साहब और बाकी लोग जो हैं उनकी भी काफ़ी पावर है गवर्नमेंट हिलाने में। तो फिर थोड़ा सा ज़रा आराम आराम से कदम फूंक फूंक के ही रखने होते हैं हुकूमत को। ठीक है, बेनज़ीर शाह साहबा, मतलब पावर पॉलिटिक्स फिर एंड में हुई। जो हम तब्दीली का बयानिया लेके चले थे वो हमें जो वफाकी काबीना में अभी तक तब्दीलियां हुई हैं उसमें कहीं पर नजर आया? लीना, पहले तो आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रही थी। मेरे ख्याल से इस हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो या ना हो। देखिए, पहले आपने जहांगीर तरीन साहब को पूरे मुल्क की एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाने के लिए कहा था, उनकी तब शुगर की मिलें थी, क्या हुकूमत में किसी को नहीं पता था? तब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसी को नज़र नहीं आ रहा था। फिर उनका ये स्कैंडल आया तो आपने उनको अलग कर दिया। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से यहाँ पे कोई, मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा अहमियत नहीं उसको दी जाती। जहाँ तक बख्तियार साहब की बात है, ये उनकी चौथी मिनिस्ट्री है, पिछले कोई 3 साल भी नहीं हुए अभी तक। तो मुझे तो नहीं पता कि उनकी कैसी थी पहले परफॉर्मेंस और उनकी अब कैसे होगी परफॉर्मेंस। और जहाँ तक ये बात है कि वो क्यों है अभी तक काबीना में, मेरे ख्याल से जैसे भट्टी साहब और मेमल ने कहा है कि पंजाब में उनको बहुत सख्त ज़रूरत है। साउथ पंजाब से जो MPs हैं उनका जो एक ब्लॉक है जो जहांगीर तरीन साहब के साथ है उनके ख़िलाफ़, क्योंकि अगर कल को नो कॉन्फ्रेंस पे कभी बात होती है, अपोजिशन की कोई बात बनती है, तो खुसरो बख्तियार साहब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है, मज़हर अब्बास आपका कमेंट जानते हैं। मज़हर अब्बास साहब, देखिए, मेरा ख्याल है इसका ज़्यादा ताल्लुक जो है वो जनूबी पंजाब की पॉलिटिक्स से है, और इस वक्त जो सियासत हो रही है उसमें इमरान खान बिल्कुल भी जनूबी पंजाब में इस तरह का कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि खुसरो बख्तियार साहब को हटाएं, क्योंकि जहांगीर तरीन फैक्टर के बाद चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं। और जाहिर है वो अभी तक बज़ाहिर ये लग भी नहीं रहा कि जहांगीर तरीन फैक्टर इज़ ओवर, और मेरा ख्याल है कि अभी सिचुएशंस और ज़्यादा ख़राब होती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जनूबी पंजाब के हवाले से जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, और इमरान खान साहब पे ज़ाहिर है अब ये एक नया जो है वो महाज बनने की तैयारी भी हो रही है, चाहे फौरी तौर पे नहीं हो, 2018 के इलेक्शन में जाके हो, 2023 के इलेक्शन में जाके हो, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये खुसरो बख्तियार साहब या जनूबी पंजाब के अब जो भी लोग हैं उनको इमरान खान चाहेंगे कि वो किसी भी तरीके से जो है उनके साथ, उनके बकौल उनको साथ रखा जाए, और यही फैक्टर आगे चल के हमें और ज़्यादा भी नज़र आएगा। तो मेरा ख्याल है चाहे वो उस्मान बुज़दार साहब का रहना हो या जो है वो खुसरो बख्तियार साहब का रहना हो, उन पे जितनी भी इंक्वायरी आ जाए उनकी जितनी भी इंक्वायरी उनके हवाले से आ जाए, जितनी भी वो रहेंगे। और खासकर आप जहांगीर तरीन के फैक्टर को यहाँ पे ला रहे हैं कि उस सूरत में अब ज्यादा उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। भट्टी साहब, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, लेकिन जाते जाते हम मजाक में पड़ गए, लेकिन आपने कहा कि वजीर आजम की रद्दोबदल और इन सब बातों को सीरियस ना लें। भट्टी साहब, अगर हम इन तब्दीलियों को सीरियस ना लें, वक्त कम, मुकाबला सख्त है, 2023 में किस बेसिस पे जाएंगे अवाम के पास वजीर आजम? हो सकता है वज़ीर आज़म साहब इन सारी चीज़ों को सीरियस ले रहे हों, लेकिन जिस तरह वो तब्दीलियां करते हैं या जितना वक्त देते हैं या जो जिन रीजंस पर करते हैं या जिन जिन लोगों को उन्होंने वज़ीर बनाया, इस पर मेरा तो दिल नहीं करता कि सीरियस लूं।
ठीक है जी, भट्टी साहब इसको सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन सीरियसली इंट्रोस्पेक्शन की हमें ज़रूरत है, क्योंकि आगे माशी महाज हो या दीगर महाज, पाकिस्तान इस वक्त किसी अच्छी पोजीशन में नज़र नहीं आ रहा। अगर पाकिस्तान को अपने आप को मुस्तहकम करना है तो वज़ीर आज़म को सीरियसली इन वजारतों में ख़ास तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इन तब्दीलियों में आगे क्या डेवलपमेंट होती है डिस्कस करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।